स्वागत है। आज हम मॉर्गन हाउसल के विचारों की गहराइयों में उतर रहे हैं जो उन्होंने द नॉलेज प्रोजेक्ट पॉडकास्ट पर शेयर किए थे। हमारा मकसद है उनके दिए गए आइडियाज से मतलब धन, निवेश की सोच और जिंदगी जीने के कुछ अहम और हाँ कभी-कभी चौंकाने वाले सबक निकालना। बिल्कुल। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, जैसा आपने कहा। ये काफ़ी हद तक साइकोलॉजी, हमारे बर्ताव और लंबी अवधि की सोच से जुड़ा है। हम देखेंगे कि कैसे अमीर दिखना और असल में दौलतमंद होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और क्यों हाउसल मानते हैं कि सबसे बड़ा वित्तीय दुश्मन शायद हमारे अंदर ही है, फोमो। हाँ, फोमो मतलब चूक जाने का डर। हाउसल तो कहते हैं कि सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल शायद यही है कि आप दूसरों को तेजी से अमीर होते देखकर परेशान न हो। सही कहा। अगर आप हर चमकती चीज के पीछे भागे तो फिर लंबी अवधि में टिकना वो तो नामुमकिन सा है। और आज के सोशल मीडिया के टाइम में तो ये और भी मुश्किल हो गया है ना। हर कोई अपनी जीत दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाउसल का पॉइंट यह है कि धैर्य, धीरज रखना शायद सबसे बोरिंग सलाह लगे, पर है सबसे असरदार। दूसरों की रफ्तार से अपनी दौड़ लगाना वो ठीक नहीं। इसी से जुड़ा है उनका अमीर बनाम दौलतमंद वाला विचार। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। अमीर होना मतलब शायद बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब। हाँ, जो दिखता है। लेकिन दौलतमंद वो है आजादी, वो पैसा जो आप देखते नहीं, जो खर्च नहीं हुआ। एकदम सही। हाउसल का एक बड़ा आइडिया है कि सच्ची दौलत लगभग हमेशा छिपी रहती है। आप किसी की महंगी कार देखते हैं, पर आप उनकी बचत, उनकी निवेश या उनकी नेटवर्थ का अंदाजा नहीं लगा सकते। सही। असली दौलत जो आपको कंट्रोल और ऑप्शंस देती है, वो अदृश्य है। वो दिखावे में नहीं, वो बचत में है, निवेश में है। ये अदृश्य दौलत वाली बात मुझे लगता है हमें दूसरों के फैसलों को समझने की तरफ ले जाती है। हाउसल रिस्क और नजरिए पर एक दिलचस्प बात कहते हैं। हाँ। जैसे वो गरीब लोगों का लॉटरी टिकट खरीदना। बाहर से देखने पर लगता है कि ये कैसा फैसला है, तरकीन। हाँ, ये कॉमन रिएक्शन है। लेकिन अगर हम उनके नजरिए से देखें, जब आगे बढ़ने के रास्ते बहुत कम हो या सुरक्षित रास्ते न दिख रहे हों, तो शायद वो $1 का टिकट ही एक उम्मीद की तरह लगे। हाउसल यही याद दिलाते हैं कि लोगों के फाइनेंशियल फैसले सिर्फ स्प्रेडशीट पर नहीं होते। वो उनकी कहानी, उनके डर, उनकी उम्मीदों से बनते हैं। किसी को जज करने से पहले उनके हालात समझना जरूरी है। और उन हालातों में किस्मत का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर आप कहाँ और कब पैदा हुए। ये मानना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम सब अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और आंकड़े भी यही बताते हैं। एक दिलचस्प फैक्ट है कि भाइयों की इनकम में जो समानता होती है, वो उनकी हाइट या वजन की समानता से भी ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि परिवार और माहौल का कितना गहरा असर है। तो हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना होगा, पहचानना होगा कि हमारी सफलता में कितना स्किल था जिसे दोहराया जा सके और कितना सिर्फ चांस था या अच्छी किस्मत। ये कंपाउंडिंग की ताकत है, चक्रवृद्धि, जो हमारी नॉर्मल समझ से परे है। जैसे 8+8+8 समझना आसान है, पर 8×8×8 की शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल। सही है। बफेट की असली प्रतिभा शायद शानदार रिटर्न पाने से ज्यादा लंबे समय तक टिके रहने में है और बड़ी गलतियों से बचने में। औसत रिटर्न भी अगर असाधारण समय तक मिले तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसी लॉजिक पर इंडेक्स फंड काम करते हैं, है ना? बिल्कुल। हाउसल इसके दो मुख्य कारण बताते हैं। एक तो ये कि बाजार का ज्यादातर रिटर्न कुछ ही स्टॉक से आता है और इंडेक्स फंड आपको उन विनर्स में हिस्सेदार बना देता है बिना चुने। हाँ। और दूसरा, इसमें मेहनत बहुत कम है। निवेश में ज्यादा हाथ पैर मारना अक्सर बेहतर नतीजों की गारंटी नहीं देता। सही कहा। हाउसल खुद भी काफी हद तक यही रास्ता अपनाते हैं। कुछ कैश, घर का मालिकाना हक और बाकी का बड़ा हिस्सा इंडेक्स फंड्स में। और हाँ, कुछ मार्केट स्टॉक्स में भी, जो बर्कशायर हैथवे जैसी ही कंपनी है। इसमें कोई गारंटी तो नहीं है, जाहिर है, लेकिन कम लागत, कम मेहनत और बाजार के रिटर्न में हिस्सेदारी का ये एक प्रैक्टिकल तरीका लगता है। पर सारे फैसले सिर्फ ठंडे गणित पर आधारित नहीं होते, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। हाउसल ने अपना कम ब्याज वाला मॉर्गेज वक्त से पहले चुका दिया। हाँ, ये उन्होंने बताया था। अगर आप सिर्फ स्प्रेडशीट्स देखें तो शायद ये सबसे अच्छा फाइनेंशियल फैसला ना लगे। इंटरेस्ट रेट कम था। बिल्कुल, नंबरों के हिसाब से शायद और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था उस पैसे का, लेकिन उनके लिए ये सबसे अच्छा धन संबंधी फैसला था। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें मानसिक शांति मिली, कर्ज मुक्त होने का सुकून, कभी कभी रात को अच्छी नींद आना,
किसी भी स्प्रेडशीट के ऑप्टिमाइजेशन से ज्यादा कीमती होता है। सही बात है। पैसा आखिर है किस लिए? बेहतर जिंदगी जीने के लिए ही तो है ना? और धन का एक सामाजिक पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो वेंडरबिल्ट परिवार का उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो 3 पीढ़ियों में खरबों डॉलर उड़ा देने वाली कहानी। हाँ, हाउसल कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका लक्ष्य पैसा कमाना या संभालना नहीं रहा, सिर्फ खर्च करना बन गया था। विरासत में मिली बेहिसाब दौलत कभी-कभी बोझ बन जाती है एम्बिशन पर, उद्देश्य पर। पैसे के साथ उम्मीदें आती हैं, दबाव आता है, सामाजिक दिखावे का बोझ आता है। सवाल यह है कि धन का असली मकसद क्या है? सिर्फ इस्तेमाल और दिखावा, या फिर वास्तविक स्वतंत्रता, सुरक्षा और शायद दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की क्षमता? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हाउसल के नजरिए से देखें तो दौलत बनाना और उसे बनाए रखना, ये हिसाब किताब से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। बिल्कुल। व्यवहार का, खुद को समझने का खेल है। फोमो से बचना, धैर्य रखना और ये समझना कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। और सबसे जरूरी है ये पहचानना कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। क्या आप सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं या सच्ची दौलत मतलब आजादी और अपने जीवन पर कंट्रोल चाहते हैं? फाइनेंशियल सक्सेस हमेशा पर्सनल खुशी या मानसिक शांति की गारंटी नहीं होती है। अपने फैसलों को अपनी सिचुएशन, अपने गोल्स और हाँ, अपनी खुशी की परिभाषा के हिसाब से ढालना जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर पैसा आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पैसे का इस्तेमाल सही समस्याओं को हल करने के लिए कर ही नहीं रहे हैं? इस पर सोचिएगा।